गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सॉलिड स्टेट फिजिक्स की इस क्लास में आज हम बात करेंगे लोह चुंबकीय पदार्थों की या फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर के आधार पर जो मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको बेस मानते हुए हम पदार्थों को डिफरेंट टाइप से कैटेगराइज करते हैं। फर्स्ट होता है डायमैग्नेटिक। फर्स्ट हमने बात करी डायमैग्नेटिक मटेरियल्स की। सेकंड हमने बात करी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस की। थर्ड है हमारा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में क्या होता है कि जब हम कि कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं मटेरियल पर, तो क्या होता है कि पदार्थ के अंदर जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है या जो इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन होती है वो क्या होती है कि मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में स्पिन मोशन होती है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो जो चुंबकीय आघूर्ण की दिशा होती है वो क्या होती है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होती है। इस वजह से जो ओवरऑल जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड हम देखेंगे, वो ओवरऑल जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसकी वैल्यू हो जाएगी ज़ीरो, क्योंकि वो उसकी वैल्यू क्या होती है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड प्लस जो पदार्थ में इंड्यूस हुआ है जो मैग्नेटिक फील्ड उसकी वजह से। तो दोनों की का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है और उनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है। इस वजह से टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड आता है वो क्या आता है, ज़ीरो आता है। इसलिए हम क्या कहते हैं कि जो डायमैग्नेटिक मटेरियल होता है वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड का विरोध करता है, उसको अपोज करता है। तो इस तरह की जो प्रॉपर्टी होती है वो हर एक मटेरियल में होती है, हर एक मटेरियल में पाई जाती है। लेकिन शो जो होता है, मतलब कि बाकी जो मेजर प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे मान लीजिए कोई मटेरियल डोमिनेंटली पैरामैग्नेटिक है तो डायमैग्नेटिक की जो प्रॉपर्टी होगी वो सप्रेस्ड हो जाती है, मतलब दब जाती है वो, क्योंकि वो वीक होती है उस मैटर में। इसी तरह से अगर कोई मटेरियल फेरोमैग्नेटिक है तो फेरोमैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी होगी वो डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी को सप्रेस कर देगी, इसलिए वो मटेरियल फेरोमैग्नेटिक हमें नज़र आएगा। लेकिन डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी बेसिकली हर एक मटेरियल में होती है, ठीक है। सेकेंड मटेरियल होते हैं हमारे पैरामैग्नेटिक या अनुचुंबकीय पदार्थ। अनुचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनमें जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं एक्सटर्नली तो उनमें चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। लेकिन वो कब होता है, जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, मतलब कि पदार्थ में पहले से किसी भी तरह का चुंबकीय क्षेत्र विद्यमान नहीं रहता है, किसी भी तरह की चुंबकीय प्रवृत्ति विद्यमान नहीं रहती है, ठीक है। जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तब उनमें जो स्पिन होंगी वो किधर अप्रोच करेंगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में सारे के सारे जो आघूर्ण होते हैं वो अलाइंड हो जाते हैं, संरेखित हो जाते हैं और ओवरऑल हमें एक मैग्नेटिक फील्ड मिल जाता है। लेकिन जैसे ही हम मैग्नेटिक फील्ड हटाते हैं वापस क्या होता है, जो चुंबकीय आघूर्ण होते हैं वो बिखर जाते हैं, रैंडमली अलाइंड हो जाते हैं, मतलब अलग अलग दिशाओं में बिखर जाएंगे। तब ओवरऑल अगर हम मैग्नेटिक फील्ड मेजर करेंगे तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो आएगा। इसका मतलब कि अगर मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो वो मैग्नेटिक मटेरियल बन जाते हैं, लेकिन जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड हटाते हैं वो वापस से उनका जो चुंबकीय गुण है वो नष्ट हो जाता है, ठीक है। इस तरह से अब थर्ड हम बात करें लोह चुंबकीय पदार्थों की या फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की। वे पदार्थ जो कम तीव्रता वाले क्षेत्र से अधिक तीव्रता वाले क्षेत्र की ओर तीव्र आकर्षण अनुभव करते हैं। मतलब कि क्या हुआ कि ये पदार्थ क्या होंगे कि जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे इनमें क्या है, ऑलरेडी एक कम तीव्रता का क्षेत्र रहता है, इनमें पहले से ही कुछ आघूर्ण जैसे होंगे जो कि एक ही डायरेक्शन में अलाइंड होते हैं, ठीक है। संरेखित होने की वजह से इसमें ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड हमें मिलता है। क्या मतलब है कि इनमें क्या होते हैं कि डोमेन्स पाए जाते हैं। डोमेन्स क्या होता है, एक तरीके से हम अगर जनरल आपको समझाने की भाषा में बोलूँ तो इनके छोटे छोटे घर बने होते हैं। उन घरों में क्या होगा, जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है या चुंबकीय आघूर्ण होता है उनकी डायरेक्शन सेम होती है, ठीक है।
लेकिन अलग अलग डोमेन्स में जो मैग्नेटिक मोमेंट्स होते हैं, अलग अलग डोमेन्स में डायरेक्शन डिफरेंट होती है, ठीक है, लेकिन एक ही डोमेन में मैग्नेटिक मोमेंट्स की डायरेक्शन सेम होती है। ओके, सो इसमें अगर हम ओवरऑल देखेंगे तो हमें कुछ मैग्नेटिक मोमेंट मिलता है और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी मिलेगी। तो ये पदार्थ जो होते हैं पहले से ही स्वतः चुंबकित होते हैं, लेकिन जैसे ही हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि डोमेन्स की जो डोमेन वॉल्स होती हैं, ओके, उनका एरिया बढ़ने लगता है। कैसे कि जो डोमेन्स होते हैं उनके मैग्नेटिक मोमेंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइंड होने लगते हैं और डोमेन डोमेन वॉल जो होगी वो शिफ्ट होने लगती है। ओके, सो यहाँ पर देखिए वे पदार्थ जो कम तीव्रता वाले क्षेत्र से अधिक तीव्रता वाले क्षेत्र की ओर तीव्र आकर्षण अनुभव करते हैं, स्वतः चुंबकीय आघूर्ण विद्यमान रहता है। इनमें क्या रहता है? स्वतः चुंबकीय आघूर्ण, चाहे H इक्वल्स टू 0 हो। H इज द अप्लाइड या स्पॉन्टेनियस मैग्नेटिक मोमेंट। अगर हम उसे 0 भी कर दें तो भी इनमें पहले से ही स्वतः मतलब स्वयं का चुंबकीय आघूर्ण रहता है। स्वतः चुंबकीय आघूर्ण का मान अत्यधिक होता है तथा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होता है। ठीक है, इनमें क्या होता है, स्वतः चुंबकीय आघूर्ण जो होता है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही विद्यमान रहता है। चुंबकीय प्रेरण बी का मान निर्वात में उत्पन्न चुंबकीय प्रेरण बी नोट से बहुत अधिक होता है। ठीक है ना, सो बी और बी नोट जब हम निकालते हैं तो बी बहुत ज़्यादा होता है। सो काई इज ग्रेटर देन 1 आती है यहाँ पर। ठीक है, धनात्मक होती है एंड ग्रेटर देन 1 होती है। चुंबकीय पारगम्यता म्यू धनात्मक होती है तथा बहुत अधिक होती है। म्यू इक्वल्स टू बी ओवर बी नोट होती है, सॉरी म्यू इक्वल्स टू, मैं बी म्यू की बात कर रही थी। तो चुंबकीय पारगम्यता जो होती है वो बहुत ही अधिक होती है। चुंबकीय प्रवृत्ति काई भी धनात्मक होती है तथा अत्यधिक तथा ताप व चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर करती है। काई जो होगी वो पॉजिटिव होगी, मतलब कि जो प्रवृत्ति है वो पॉजिटिव होती है, ग्रेटर देन 0 होती है और बहुत ज़्यादा होती है। ताप और चुंबकीय क्षेत्र पर भी निर्भर करती है। तो ये जो है लौह चुंबकीय पदार्थ की प्रॉपर्टीज़ हो गई। इसमें है डोमेन्स थ्योरी। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के इनर शेल अपूर्ण होते हैं। देखिए ये विशेषता होती है। इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर इसका किस तरह से होगा इन मटेरियल्स का, कि इनमें जो अंदर के शेल्स होते हैं, अंदर के कोश, वो अपूर्ण होते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है तथा इन कोशों के इलेक्ट्रॉन्स के स्पिन ही फेरोमैग्नेटिज्म के लिए उत्तरदायी होते हैं। जो इनर शेल्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स अपूर्ण होंगे और इन कोशों के इलेक्ट्रॉन्स की जो स्पिन होंगी, क्योंकि अगर 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं तो वो युग्म बन जाता है, लेकिन अगर कक्ष अपूर्ण है तो उनमें जो सिंगल इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी स्पिन मोशन ही इनमें फेरोमैग्नेटिज्म को उत्पन्न करती है। इनर इलेक्ट्रॉन है उसकी स्पिन सपोज कीजिए पॉजिटिव डायरेक्शन में है, फ्री इलेक्ट्रॉन है उसकी स्पिन नेगेटिव डायरेक्शन में है। नेक्स्ट एटम का इनर शेल यहाँ पर हमें मिलेगा। सो डबल एक्सचेंज इंटरेक्शन होता है, मतलब कि जो स्पिन्स होती हैं वो एक्सचेंज होती हैं आपस में। ओके ना, सो यहाँ पर क्या होगा, जैसे सपोज कीजिए जो नेक्स्ट एटम का इनर शेल है वो फ्री इलेक्ट्रॉन में, क्या एक्चुअली अगर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है मेटल में, सो क्या होगा कि इसका जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो नेक्स्ट एटम के इनर शेल इलेक्ट्रॉन से स्पिन से एक्सचेंज हो जाएगा। यहाँ पर ये नेगेटिव स्पिन चली जाएगी, पॉजिटिव स्पिन, देखिए यहाँ पर ये जो स्पिन है ये इसमें एक्सचेंज हो जाएगी और ये स्पिन इधर चली जाएगी। अब क्या होता है, देखिए ये जो स्पिन है और ये स्पिन जो यहाँ आई थी यहाँ पर क्या हो जाएगी, ऊपर वाली डायरेक्शन में स्पिन हो जाएगी। अब क्या होता है कि ये दोनों स्पिन्स एक साथ नहीं रह सकती, क्योंकि ये दोनों बिल्कुल एडजॉइंट में आ गई, एक साथ आ गई, तो ये दोनों एक साथ नहीं रह सकती हैं। ओके ना, लेंज के नियम से। सो यहाँ पर क्या होगा कि ये हुन के नियम से, सॉरी, यहाँ पर क्या होगा कि अगेन स्पिन का क्या होगा, एक्सचेंज होगा। तो यहाँ पर अगर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन होता है तो वो इससे एक्सचेंज होगा। ओके, सो यहाँ पर एक्सचेंज होगा और यहाँ पर नेगेटिव स्पिन आएगी, यहाँ पे पॉजिटिव चली जाएगी, यहाँ पे पॉजिटिव हो गई और यहाँ पे नेगेटिव आ गई। तो इस तरह से स्पिन्स का जो एक्सचेंज होता है दैट इज कॉल्ड डबल एक्सचेंज इंटरेक्शन। और इसकी वजह से इंटरेक्शन का मतलब क्या है कि जब किसी भी चीज़ का आदान प्रदान होता है दो सिस्टम्स के बीच में, दैट इज कॉल्ड इंटरेक्शन। अगर ये सेम अपनी स्थिति में रहते तो यहाँ पर कोई भी एक्सचेंज नहीं था, लेकिन इन्होंने स्पिन एक्सचेंज करके
इंटरैक्शन स्थापित किया है। क्या किया है? इंटरैक्शन स्थापित किया है। और डबल टाइम्स चूंकि स्पिन एक्सचेंज हो रही है, दो एटम्स इससे अफेक्ट हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड डबल एक्सचेंज इंटरैक्शन। ओके, सो यहाँ पर इस वजह से जो इलेक्ट्रॉन की अपूर्ण शेल्स होती हैं, इनकम्प्लीट शेल्स होती हैं इंटरनल, सो उनकी वजह से यहाँ इसमें फेरोमैग्नेटिज्म डेवलप होता है। ये हम समझेंगे। एग्जाम्पल इसके हैं, किन किन मटेरियल्स में होता है? आयरन, कोबाल्ट, निकल, गैडोलिनियम, डिस्प्रोजियम। बिफोर देखिए, यहाँ जो हमने डोमेन्स दिखा रखे हैं, इस तरह से इस मटेरियल में डोमेन होते हैं। कुछ प्रॉपर इनके बाउंड्रीज बन जाती हैं, जिनके अंदर जो एटम होंगे उनकी स्पिन डायरेक्शन या मैग्नेटिक मोमेंट डायरेक्शन एक ही दिशा में पाई जाएगी, लेकिन अलग अलग डोमेन्स में आप देखेंगे तो वो डिफरेंट डायरेक्शंस में अलाइंड होते हैं। ठीक है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में इसका डिटेल में बात करेंगे फेरोमैग्नेटिज्म की। थैंक यू।